Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं। उसके बाद आप नीचे उतरिए, वहाँ बहुत पहले से लड़ रहे हैं संगठन में, बहुत समय से, कई बार से जीत रहे हैं। बात ही नहीं होती। बात ये होती है कि अगर मानक बना है कि किसी को नहीं मिलेगा, तो संगठन में क्या कोई नंबर ऑफ ईयर्स तो डिफाइन नहीं किया भाजपा ने। भाई अगर आप ऐसे माने तो मुझे 13 वर्ष लखनऊ में हो गए एक सीट पे, और इनकी पार्टी में 5.5 वर्ष हो गए थे, तो फिर मानक क्या है? मैं मानक ही तो मांग रहा हूँ उनसे, ताकि बाकी आने वाली पीढ़ियों को भी पता हो कि आपको टिकट भाजपा में कैसे और कैसे नहीं मिल सकता। अपने पूरे चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव लगातार अपने फैसलों से चौंकाते रहे। एक चौंकाने वाला फैसला ये भी दिखा कि अचानक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, यानी कि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के ऐन पहले आजमगढ़ में मयंक जोशी, जो कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के मंच पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी में काम कर रहे मयंक जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मयंक जी। ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप आजमगढ़ की रैली में आपने जाकर के ज्वाइन की? आपकी राजनीति प्रयागराज और लखनऊ लोग कहते हैं पूरा फोकस रहा, लेकिन आजमगढ़ के मंच पर ज्वाइन करने की क्या वजह रही? नहीं, ये तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी लोकसभा में मुझे इस लायक समझा कि अपनी लोकसभा में जब उनकी आखिरी सभा चल रही थी वहाँ बुलाया, और जहाँ बुला के ज्वाइन कराते मैं वहाँ करता। मैं अधिकृत तौर से समाजवादी पार्टी में हूँ, और अखिलेश जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जैसे मुझे इंट्रोडक्शन में कहा कि भाजपा में बहुत वर्ष काम किया, तो जब ये टिकट नहीं हुआ तो समय मिला, देखा किस तरीके की राजनीति हो रही है, किस तरीके की बातें हो रही हैं। लगा कि एक नवयुवक है अकेला जो लड़ रहा है सबके खिलाफ, और अखिलेश जी जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके की हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजली हो 300 यूनिट फ्री देने की, चाहे लैपटॉप हो, चाहे किसानों का कर्ज हो, चाहे किसानों के लिए MSP हो, ये सारी बातों से प्रभावित हो गया, महिलाओं की सुरक्षा हो, तो मैंने तय किया कि भाई अब भाजपा की राजनीति जिस तरीके की बातें हो रही, जो आचरण एक मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए या बाकी बड़े नेताओं का होना चाहिए, आपने प्रयास किया कि हिजाब पे आ जाए, कुछ जिन्ना पे आ जाए, ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी की अगर आप संकल्प पत्र को, घोषणा पत्र को देखें, तो हम लोगों को आगे का फ्यूचर दिखाता है, आगे का विजन दिखाता है, और एक युवा होने के कारण मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मयंक जी, आपने पूरी कोशिश कर ली कि पहले आप बीजेपी में आपको टिकट मिले, या बीजेपी कम से कम आपको रिकॉग्नाइज करे। जब ये नहीं हुआ है तब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं। आप एक पक्ष में रहते हैं तो आप जाहिर सी बातें प्रयास करते हैं कि कई लोग होते हैं मांगने वाले टिकट, तो मैंने भी मांगा, और मैं 2009 से लखनऊ में रह भी रहा हूँ। लखनऊ कैंट में मैंने मेहनत भी बहुत करी है, सब मुझे जानते हैं, तो सही बात है, मैंने टिकट मांगा। एक पलायनवादी नेता थे, वो आ गए, भाई जो सिटिंग विधायक था तो आप उसी को टिकट दे देते, तब भी एक बार ठीक है, आदमी पी लेता है उसको, लेकिन एक पलायनवादी व्यक्ति को आप लेकर के आ जाओ, जो कौन पलायनवादी? अब जो वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव भाजपा से, वो पहले किसी और क्षेत्र में हुआ करते थे, फिर वो लखनऊ में किसी और क्षेत्र में, ब्रजेश पाठक। हाँ बस वही लड़े हैं, हाँ। फिर वो वहाँ से छोड़ गए। तो नेता वो होता है जो अपने क्षेत्र को पाले, नेता वो होता है जो अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, संघर्ष करे। वो ये नहीं होता जो आसान सीटें ढूंढे। ये तो आपको इस बात का मलाल रहा कि अब ब्रजेश पाठक जिनका वो क्षेत्र नहीं था, उनको आपके क्षेत्र में लाया गया, ये दर्द रहा? नहीं, क्षेत्र मेरा भी नहीं था। देखिए, क्षेत्र में मैंने मेहनत करी थी, मैंने वहाँ से टिकट मांगा, मुझे निराशा थी। भाई 2019 का उपचुनाव हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि भाई अभी नहीं दे सकते, परिवार में टिकट नहीं मिलेगा, 22 के लिए मेहनत करिए। ठीक है, सर झुका करके 22 के लिए मेहनत करने लगे। अब 22 आया तो फिर से परिवारवाद। तो मेरे लिए परिवारवाद के मानक अलग हैं, और जो बाकी परिवार वालों को टिकट मिले उनके मानक क्या है, कृपया उनसे पूछिएगा जब आप मिलेंगे तो आपको लगता है कि परिवारवाद में बीजेपी की जो बात है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है? दिख रहा है सामने। अब मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, उदाहरण बहुत, उदाहरण दे दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, आप देख लीजिए, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं। उसके बाद आप नीचे उतरिए, वहाँ बहुत पहले से लड़ रहे हैं संगठन में, बहुत समय से, कई बार से जीत रहे हैं। बात ही नहीं होती। बात ये होती है कि अगर मानक बना है कि किसी को नहीं मिलेगा, तो संगठन में क्या कोई नंबर ऑफ ईयर्स तो डिफाइन नहीं किया भाजपा ने। भाई अगर आप ऐसे माने तो मुझे 13 वर्ष लखनऊ में हो गए एक सीट पे, और इनकी पार्टी में 5.5 वर्ष हो गए थे, तो फिर मानक क्या है? मैं मानक ही तो मांग रहा हूँ उनसे, ताकि बाकी आने वाली पीढ़ियों को भी पता हो कि आपको टिकट भाजपा में कैसे और कैसे नहीं मिल सकता। तो ये जानना है, अब ये भाजपा से पूछिए। तो एक ही ऐसे उदाहरण है, और भी आपको लगता है उदाहरण है जहां बीजेपी ने परिवारवाद के नाम पर बेटों को तो दिया है, लेकिन आप में उन्होंने उदाहरण बहुत हैं। आप ब्रिजभूषण जी के यहाँ चले जाइए, बगल में मोहनलालगंज चले जाइए, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, उनके साले लड़ रहे हैं। बहुत, फागू सिंह चौहान जी राज्यपाल हैं, उनके बेटे को मिला है। वो वर्मा जी मंत्री थे, अभी भी हटे, उनके बेटे को। बहुत हैं ऐसे उदाहरण, तो कई हैं, उत्तर प्रदेश में ही कई हैं। अरे जो हमारे इतने बड़े नेता हैं, अनुराग ठाकुर जी,
वो कहाँ से आए? वो संघर्ष से निकल के आए थे? नहीं, उनके पिताजी जीत के चले गए, वो मुख्यमंत्री हो गए, उनकी सीट वो लड़ गए। तो ये मानक मैं समझना चाह रहा हूँ, मतलब मैं परप्लेक्स्ड हूँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन तो फिर आपको क्या लगता है, फिर आपको क्यों नहीं मिला? जब सबको परिवार के नाम पर मिला तो आखिर मयंक जोशी को क्यों नहीं मिला? क्या रीता बहुगुणा जोशी के लॉयल्टी में कोई कमी दिख रही है? कांग्रेस का बैकग्राउंड होना दिख रहा है, क्यों आपको नहीं मिला? देखिए, वो बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं दिया टिकट, लेकिन नहीं दिया, अच्छा किया। मैं आज प्रसन्न हूँ मैं जहाँ हूँ, मुझे किसी बात का मलाल नहीं है। मैंने एक अच्छा निर्णय लिया है, मैं एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता के पीछे खड़ा हूँ। और अब देखिए, अब ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, पर मैं बोलता हूँ आपके मंच से कि मुझे ये ज्ञात हुआ है कि 4 लोगों ने टिकट मांगे थे जो ब्राह्मण नेता थे, जो अब शायद 70 के पार हो जाएंगे, उनको शायद अगली बार भाजपा टिकट नहीं देगी। उसमें एक रीता बहुगुणा जी थी, आदरणीय कलराज मिश्र जी थे, सत्यदेव पचौड़ी जी थे, और भगवंत नगर के हमारे आदरणीय दीक्षित जी थे। चारों को नहीं दिया गया, लेकिन बाकी हर जगह दिया गया। तो ये भी सोचने वाली बात है। ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से छोड़ता हूँ लोगों के सोचने के लिए। शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि भाई उनकी एक विधायक है सिटिंग अभी है मोदी नगर की, उनका बड़ा ऑडियो चल रहा है, उन्होंने बताया, उन्होंने परिभाषित किया कि ब्राह्मण की हैसियत भाजपा में क्या है। शायद ये भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि ब्राह्मणों को जानबूझ करके जो बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं, उनको पार्टी किनारा कर रही है? अब ज्ञात तो ऐसा ही हो रहा है, जो दिख रहा है सामने, जो फैक्ट है उससे तो मैं मुंह नहीं चुरा सकता ना। तो जो दिख रहा है वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। हो सकता है कई लोग ना देख पा रहे हो, पर हम लोग इसके पीछे की वजह क्या आपको दिखती है, ये बताइए। वो वजह उन्होंने बताई है। मोदी नगर की जो विधायक है उन्होंने बता दिया कि ब्राह्मणों की हैसियत क्या है इस पार्टी में। कहीं सुन लीजिए, बोला नहीं जा सकता शब्द यहाँ, उन्होंने बता दिया ये हैसियत क्या है। आप, फिर मैं पहले सवाल पर आता हूँ। आपको अखिलेश यादव ने अपने आखिरी सभा में बिल्कुल ज्वाइन कराया, आजमगढ़ में अपनी सभा में। तो क्या आजमगढ़ में ऐसा क्या है कि आपको वहाँ उन्होंने ज्वाइन कराया? नहीं, ये सिर्फ उनका आशीर्वाद है, मुझे नहीं पता उन्होंने वहाँ की बुलाया। मुझे लगता है उनकी लोकसभा थी, वो चाहते थे एक भव्य मंच पे हो, वहाँ खूब भीड़ थी उस दिन, आप लोग शायद कवर कर रहे होंगे, 4-5 हज़ार लोग थे वहाँ। उस हुजूम में उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। ज्वाइनिंग कहीं भी होती, जैसे मैंने आपसे कहा, जब एक बार मन बना लिया था कि उस पक्ष में जाना है तो वो कहीं बुला लेते, मुझे घर बुला लेते, मैं घर पे कर लेता ज्वाइन। रीता बहुगुणा जी ने आपको आशीर्वाद दिया कि आप ठीक है, अब आप जाइए, ज्वाइन करिए और अब आप अपनी राजनीति आप खुद करिए? देखिए, त्रिपुरा में एक कार्यक्रम में है, वो उनसे मेरी बात हुई है। ये बोलना गलत है कि बात नहीं हुई, क्योंकि आप जाहिर सी बात है मीडिया का फ़ोन जाना शुरू हो गया उनको। अब ये देखिए, हर पार्टी में ऐसा रहा है, पहले भी हर परिवार में ऐसा रहा है। सिंधिया परिवार हो गया, आज अखिलेश जी के परिवार की भी एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी में है। तो ऐसा नहीं है कि लोग दो धुरियों में नहीं रहते। और मेरी विचारधारा अलग है, उनकी अलग है। वो आज भी समर्पित हैं, वो वहाँ की सांसद हैं, मेहनत की उन्होंने प्रयागराज में बहुत। यहाँ पर भी जो आए हैं नेता, उनके लिए भी आकर उन्होंने मेहनत करी। तो ऐसा नहीं है, वो वहाँ हैं, समर्पित हैं। मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ समर्पित हूँ। तो आप जैसा कह रहे हैं, एक बात और कि 73 की माता जी आपकी हो चुकी हैं, रीता जी, अगला चुनाव शायद उन्हें नहीं मिले, तो आपको क्या लगता है कि वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकती हैं, आएंगी, या फिर अगर टिकट नहीं मिलेगा फिर भी बीजेपी में रहे? ये प्रश्न वैसे बेहतर है भाई उनसे पूछिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो उन्होंने तो पहले भी ऐलान कर दिया था। आपको याद है, पिछले महीने तो उन्होंने लिखित में दे दिया था कि भाई मुझे कोई इच्छा नहीं आगे चुनाव लड़ने की, अगर आप चाहें तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे देती हूँ। संन्यास की तरफ बढ़ रही है क्या राजनीति? ये खुद बोल चुकी हैं कि भाई मैं किताबें लिखूंगी, मैं अपना 73 वर्ष की आयु काफ़ी होती है, तो वो पहले कह चुकी थी। उन्होंने तो पार्टी के नेतृत्व से भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जैसे मैंने कहा, सोचा, अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं मैंने एक परशुराम भगवान की एक मूर्ति लगवाई, बहुत सुंदर प्रतिमा, अपने साधन संसाधन से लगवाई, कैंट विधानसभा क्षेत्र में, बड़े बड़े दिग्गज भी उसमें आए। अब जब लग गई, उसके बाद एक बहुत बड़े मुझे पदाधिकारी मिले, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया? मैंने कहा मेरे आराध्य हैं, मैंने उनकी प्रतिमा लगवाई है। बोले तो समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट है। अब जब आप प्रभु के लिए ऐसा बोलने लगो, अरे भाई मेरे आराध्य हैं, प्रभु श्री राम का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि प्रोजेक्ट है। और मैंने एक मूर्ति लगवा दी, एक प्रतिमा लगवा दी अपने संसाधन से, तो आप कहने लगे कि ये प्रोजेक्ट तो सपा का है। तो ठीक है, अगर प्रोजेक्ट है, मेरा आराध्य वहाँ है, तो मैं भी वहाँ हूँ। तो ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मणों का भी रुख काफ़ी बिल्कुल होगा। और आप देखिएगा, इस बार मेरा ये आंकलन है कि 50% से ज़्यादा लोग बटे हैं, और ज़्यादातर सपा में ही गए, क्योंकि 2 धुरियों का चुनाव है और नाराज़गी रही है उनकी, जिस तरीके से शासन प्रशासन चला है और जो ब्राह्मणों के साथ हुआ है। शासन प्रशासन चला है का मतलब? अब ठीक है, इस बात में सब बात हो जाएगी अभी, लेकिन सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उससे ये नाराज़गी है। और हम लोग तो गांव देहात खूब घूमे इस चुनाव में, वहाँ पे बहुत नाराज़गी है। नाराज़गी जो प्रदेश की सरकार है, उनमें जो मुखिया बैठे हैं, उन लोगों के खिलाफ बहुत नाराज़गी है। चलिए, अब आखिरी सवाल, आपके लिए समाजवादी पार्टी में क्या है? आप क्या बनने जा रहे हैं? अब अगला मेयर का चुनाव है, फिर पार्लियामेंट का चुनाव है, तो मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में कहाँ रहेंगे? नहीं, आज के दिन देखिए मैंने ज्वाइन किया 1 दिन हुआ है,
और मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, कुछ भी अगर चर्चा होगी आप सबसे प्रथम व्यक्ति होंगे जिसको मैं बताऊंगा। मैं कुछ छुपाता नहीं, जो कार्य मुझे देंगे। मैंने देखिए 13 वर्ष भी यहाँ कार्य किया, मेरे पास कोई पद नहीं था, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई पद नहीं था, लेकिन मैंने उतनी ही मेहनत से, शिद्दत से काम किया है। वहाँ पे मुझे जो काम देंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ काम करूँगा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ मयंक जोशी, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे, समाजवादी पार्टी में हैं और अब उनका कहना है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से उनका इस्तेमाल चाहे वो करेंगे और अब वो तन मन धन सबसे अब अखिलेश के हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।